अध्याय 1 पतंग का संकट और रैना लोक का प्रवेश। बिजली रानी का पतन। दोपहर का वक्त था और हवा एकदम शांत थी। ठीक वैसी ही जैसी छोटू को पतंग उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद थी। सिर्फ 10 साल का छोटू अपने गांव के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा था। उसके हाथ में थी उसकी सबसे प्यारी पतंग, जिसे उसने अपनी माँ के पुराने दुपट्टे के सुनहरे टुकड़ों से जोड़कर खुद बनाया था। नाम रखा था उसका बिजली रानी। बिजली रानी आज सचमुच बादलों को छू रही थी। छोटू ने बड़े गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। तभी जैसे किसी अदृश्य जादू ने काम किया हो, एक तेज शरारती हवा का झोंका आया और मंझा लाइक चर की आवाज़ के साथ टूट गया। नहीं, छोटू चीख पड़ा। बिजली रानी हवा में अब एक डरावनी बेकाबू उड़ान भरने लगी और तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगी। वो शहर के किनारे बने उस बहुत पुराने सूखे बरकत वाले कुएं की तरफ जा गिरी, जिसे सब राखी कुआं कहते थे। वो कुआं सदियों से बंद था और उसके बारे में सैकड़ों डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। एक आखिरी फड़फड़ाहट के साथ बिजली रानी उस कुएं के गहरे धूल भरे अंधेरे में एक्चुअली गायब हो गई। छोटू के लिए ये सिर्फ पतंग खोना नहीं था, ये तो उसकी माँ के लिए उसका प्यार था, जो अब इस अनचाहे गड्ढे में गिर चुका था। वो उस कुएं के मुंह पर बैठ गया और उसके दिल से एक सच्चा दर्द भरा रोना निकला। वो रोया रोया और बस रोता ही गया। तब तक रोता रहा जब तक उसके गर्म आंसू उस प्राचीन सूखे पत्थर पर गिर नहीं गए। ओस के धुंधलाके में छोटू को पता भी नहीं चला कि उसके आंसू आम नहीं थे। वो विशुद्ध निस्वार्थ भावना के आंसू थे, जो रैना लोक में जाने की एकमात्र कुंजी थे। जैसे ही आखिरी आंसू उस सूखे पत्थर को छूता, कुएं के अंदर से अचानक एक ठंडी भीगी हुई हवा आई। ये हवा इतनी ठंडी थी कि छोटू को लगा जैसे वो बर्फीली बारिश में खड़ा हो। हवा उसके आंसुओं को सूखती चली गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे कुएं के अंदर ओस से भरे एक चमकते हुए धुंधलाके में खींच लिया गया। उसने आंखें खोलीं। वो कुएं के तल पर तो बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसी दुनिया में था जो पूरी तरह से नमी, ओस और चमकते हुए पानी के कणों से बनी थी। ये जगह हवा में तैरते हुए हरे रंग की थी, जहाँ घास के ब्लेड पत्थरों की तरह विशाल थे और हर कोने से पानी टपक रहा था। मगर सब कुछ मुरझाया हुआ था, रंग फीके पड़ गए थे और ठंडी हवा के बावजूद एक भयानक सूखापन महसूस हो रहा था। अरे तुम! एक कर्कश आवाज़ आई। सामने एक छोटा बूढ़ा लगभग पारदर्शी जीव खड़ा था, जिसके शरीर से ओस की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उसके सिर पर एक छोटा सा मशरूम टोपी की तरह जमा था। मैं बिंदु बाबा हूँ, उस जीव ने चिड़चिड़ा कर कहा, और ये रैना लोक है, वो आयाम जो तुम्हारी दुनिया की हरियाली और नमी को थामे रखता है। और हम मर रहे हैं, बाहरी दुनिया के प्राणी। मूर्त का संकट और 3 बीज। बिंदु बाबा ने एक मुरझाई हुई लता की तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि ये जो रैना लोक का जादू है, जिसका पूरा आधार शुद्ध पानी था, वो अब सूख रहा है। तुम्हारी दुनिया का ये जो प्रदूषण है, तुम्हारा वो कंक्रीट का लालच, तुम्हारी वो उपेक्षा, ये सब मिलकर एक भयानक सूखा दैत्य बन गए हैं। बिंदु बाबा धीरे से फुसफुसाए। हम लोग उसे मूर्त बुलाते हैं। मूर्त हमारे हर कोने को ठोस, बेजान और सूखा बना रहा है। उसने हमारी शक्ति का केंद्र, जीवन की बूंद, उसको सूखने का काम शुरू कर दिया है। छोटू को अपनी पतंग अब सच में बहुत छोटी समस्या लगने लगी।
बिंदु बाबा ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ पतंग ढूंढने नहीं आए हो, तुम यहाँ दिल से रोए थे और इसीलिए रैना लोक ने तुम्हें चुना है। तुम्हें हमें बचाना होगा। मैं भला क्या कर सकता हूँ? छोटू ने हैरानी से पूछा। तुम्हें 3 जादुई बीज ढूंढने होंगे। ये बीज रैना लोक की जिंदगी का पूरा सार है। तुम्हें उन्हें तीनों तत्वों के रक्षकों से लेना होगा, हवा का बीज, मिट्टी का बीज और सबसे मुश्किल मुस्कान का बीज। अगर तुम इन बीजों को जीवन की बूंद तक पहुंचा पाए तो ही रैना लोक बच पाएगा, अगर नहीं तो मूर्त तुम्हारी दुनिया को भी हमेशा के लिए सूखा बना देगा। छोटू ने नीचे देखा। उसकी बिजली रानी की पतंग का एक छोटा सा सुनहरा टुकड़ा उसके पैर के पास ही ओस में भीगा पड़ा था। उसका मिशन शुरू हो चुका था। अध्याय 2, वायु बीज, झूठ बोलने वाली हवा का खतरा। तो बिंदु बाबा, जो कि एक ओस के कण पुरुष थे, उन्होंने छोटू, नीलू और मोटू को वायु मार्ग पर भेज दिया था। ये जो रैना लोक का हिस्सा था ना, यहाँ हर चीज़ ओस से ही बनी थी। पेड़, रास्ते और तो और हवा भी पूरी नमी से भरी हुई थी। ये जो रास्ता है ना, बिंदु बाबा ने अपने छोटे नम हाथों से इशारा करते हुए आहिस्ता से फुसफुसाया। ये भुलावा घाट की तरफ जाता है। वायु बीज ठीक वहीं छिपा हुआ है और वहाँ का जो रक्षक है वो एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ झूठ बोलता है। वो तुम्हें कभी भी सही रास्ता नहीं बताएगा। सावधान रहना बच्चों, एक भी कदम अगर गलत दिशा में पड़ गया ना तो तुम हमेशा के लिए हवा के उस झूठे भ्रम में खो जाओगे। छोटू को तो ये सब एक बड़ी मज़ेदार पहेली जैसा लग रहा था, लेकिन मोटू वो बेचारा डर के मारे नीलू का कुर्ता ज़ोर से पकड़े हुए था। वो कांपते हुए बोला, बाबा रे, ये तो बड़ा डरावना है। क्या हम सच में खो जाएंगे? क्या हवा सच में ही झूठ बोलती है? हाँ मोटू, नीलू ने अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहा। तत्वों के नियम साधारण नहीं होते। अगर रक्षक का काम भ्रम फैलाना है तो वो भ्रम ही फैलाएगा। वो जल्दी ही एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवा घूमती नहीं थी बल्कि फुसफुसाती थी। ये हवा नहीं थी बल्कि आवाज़ों का एक भनवर था। पीछे मुड़ जाओ, रास्ता यहीं ख़त्म होता है, एक आवाज़ ने बहुत तेज़ कहा। आगे बढ़ो, बीज तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ है, दूसरी आवाज़ चिल्लाई। बीज? कोई बीज नहीं है, तुम बस थक चुके हो, सो जाओ, तीसरी बहुत मीठी आवाज़ ने लालचाया। छोटू ने गुस्से में कहा, ये कितना परेशान करने वाला है, मैं तो घूम ही गया। मोटू रोने की कगार पर था। मैं वापस जा रहा हूँ, हवा मुझे मेरे पढ़ाई के काम के बारे में भी झूठ बोल रही है, कह रही है कि मैंने सारा काम कर लिया है। नीलू शांत रही। उसने अपनी पीठ पर बंधे बस्ते से एक छोटी पुरानी ताड़ पत्र की पोथी निकाली। उसने फुसफुसाती हवा के भंवर को देखा और फिर पोथी के पन्ने पलटे। हवा झूठ क्यों बोलती है? नीलू ने खुद से पूछा। ये इसलिए नहीं कि वो शरारती है, बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव ही चंचल है। इसका मतलब है कि झूठ भी नियम के अनुसार बोला जाएगा। वो एक प्राचीन श्लोक पर रुकी, जिसे रैना लोक के नियम की व्याख्या करने वाले एक ग्रंथ से लिया गया था। श्लोक कहता था, जहाँ वायु कहे हाँ वहाँ समझो ना, और जहाँ ना वहाँ समझो 2 रास्ते हैं। मिल गया। नीलू की आंखें चमक उठीं। उसने छोटू को समझाया, हमें हवा की हर बात को उलटना होगा। अगर ये कहती है बाएं जाओ तो हमें दाएं जाना है, लेकिन अगर ये कहती है आगे मत बढ़ो तो हमें रुकना नहीं है, बल्कि उसके झूठ को उलटना है, यानी आगे बढ़ना है। छोटू और मोटू ने नीलू के निर्देशानुसार कदम उठाए। जब हवा चिल्लाई, इस सूखे पेड़ के नीचे कुछ नहीं है, तो नीलू ने तुरंत उसी पेड़ की जड़ें टटोली। हवा का भंवर चीखा, रोया, पर नीलू के तर्क और श्लोक के सामने उसकी एक न चली। अंततः उन्होंने एक चमकता, हल्का, पारदर्शी गोला पाया, जो बिल्कुल हवा के बुलबुले जैसा था। ये था वायु बीज।
जैसे ही छोटू ने उसे छुआ, भंवर शांत हो गया और ठंडी स्वच्छ हवा चलने लगी। नीलू ने बीज को सावधानी से पकड़ा। शुद्ध बुद्धि ने छल को हरा दिया। उसने राहत भरी सांस ली। उन्होंने पहला बीज पा लिया था। अब उन्हें अगले, शायद और भी मुश्किल मिट्टी बीज की तलाश में निकलना था। अध्याय 3 मिट्टी, बीज और निस्वार्थ प्रयास की कसौटी। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है काल मिट्टी का खेत। बिंदु बाबा वो उन्हें रैना लोक के उस सबसे गंदे, सबसे ख़राब हिस्से में ले गए जिसे काल मिट्टी एक्चुअली का खेत कहते थे। ये जगह, अच्छा ये वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा हम आप किसी खेत को सोचते हैं या उसकी तस्वीर बनाते हैं। ये ज़मीन बड़ी कठोर थी, भूरे रंग की और बिल्कुल टूटी हुई, और नमी का तो वहाँ नामो निशान भी नहीं था। और ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा, एक बेहद भद्दा और लगभग काले रंग का पत्थर पड़ा हुआ था। बिंदु बाबा ने धीरे से फुसफुसाया, मिट्टी बीज इसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। ये पत्थर, ये मूर्त का काम है, उसका किया धरा है। ये सिर्फ मिट्टी को दबाता नहीं है, ये उसकी सारी यादें, उसकी सारी जान, सब कुछ सूख लेता है। इसको अगर हटाना है तो आम बल, आम ताकत वो काम नहीं करेगी। नीलू ने तो बिना देर किए तुरंत अपनी वो रैना लोक की नियम पोथी निकाल ली। वो झटपट पन्ने पलटने लगी और तेज़ी से बोली, मैंने पढ़ा था इस बीज को जगाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो वो शुद्धतम आंसू चाहिए जो बिल्कुल बिना किसी मतलब, बिना किसी स्वार्थ के निकले हों, या फिर वो निस्वार्थ प्रयास चाहिए, एक ऐसा काम जिसमें करने वाले को बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद ही ना हो। छोटू दुखी होकर बैठ गया। मैं रोने की कोशिश तो कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी पतंग खोने के बाद जो आंसू बचे हैं वो अभी भी सच्चे हैं। नीलू ने अपना दिमाग लगाया और मोटू को देखते हुए कहा, तो फिर हमें निस्वार्थ प्रयास करना होगा। मोटू, तुम सबसे ताकतवर हो, क्या तुम इसे थोड़ा सरका सकते हो? मोटू ने पत्थर को छुआ। उसका हाथ झनझना उठा। ये पत्थर सिर्फ बहुत भारी नहीं था, ये दिमागी तौर पर भी थका रहा था। वो हिम्मत हारते हुए बोला, ये मुझसे बहुत बड़ा है नीलू, ये मेरे सारे डर को अपनी तरफ खींच रहा है। नीलू ने तरह तरह के तरीके आजमाए, लकड़ी का लेवर, कुएं के पानी से हल्के ढाव देने की कोशिश, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से हिला नहीं। मायूसी का एक सैलाब उन तीनों को घेरने लगा। छोटू ने गुस्से में ज़मीन पर मुट्ठी मारी। हम हार रहे हैं नीलू, मूर्त जीत रहा है। मोटू ने छोटू के चेहरे पर वो निराशा देख ली थी। वो जानता था कि छोटू के लिए रैना लोक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो पतंग थी जो उसने अपनी माँ के लिए बनाई थी। मोटू ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस कोशिश से उसे क्या मिलेगा या ये कार्य रैना लोक को बचाएगा भी या नहीं। उसके मन में तो बस एक ही सोच थी, मेरे दोस्त को दुखी नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा पीछे हटा, आंखें बंद की और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति, उसके साथ साथ अपनी सारी भावनात्मक शक्ति और दृढ़ता को एक जगह केंद्रित किया। हटो पत्थर, मोटू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि उसमें तो सिर्फ सच्ची दोस्ती का, शुद्ध मैत्री का आवेश था। उसके लाल माथे पर पसीना तर आया और उसके पैर सूखी मिट्टी में अंदर घुस गए। वो हाँफ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, ज़रा भी नहीं रुका। ये सिर्फ बल नहीं था, ये तो बिना किसी उम्मीद के किया गया एक निश्चय वाला प्रयास था। एकदम से उस पत्थर में एक दरार आई और एक भयानक कराहती हुई आवाज़ के साथ वो विशाल प्रदूषित शिला धीरे धीरे एक तरफ लुढ़क गई। जिस जगह से वो पत्थर हटा था वहाँ की मिट्टी एकदम काली थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो काली मिट्टी गहरे भूरे रंग में बदल गई और उसमें से एक अजीबोगरीब नारंगी चमक वाला कण ऊपर उठाया, मिट्टी बीज।
उस जगह से क्षण भर के लिए एकदम शुद्ध मॉनसून में भीगी हुई सोंधी खुशबू आने लगी। बिंदु बाबा अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, तर्क, आंसू और जादू, इन सब से ऊपर तो बस एक दोस्त के लिए किया गया निस्वार्थ काम था। और मोटू जमीन पर गिर गया। थका हुआ था लेकिन विजयी था। उसने सिर्फ पत्थर ही नहीं हटाया था, उसने तो निस्वार्थ प्रेम की कसौटी को पार कर लिया था। चौथा अध्याय, मुस्कान का बीज, सबसे बड़ी निराशा में खुशी। तो छोटू, नीलू और मोटू के पास अब वायु बीज और मिट्टी बीज दे। पहला बीज उन्हें आज़ादी की कीमत, आज़ादी का महत्व सिखा चुका था, और दूसरा बीज वो निस्वार्थ और लगातार मेहनत की शक्ति दिखाता था। लेकिन तीसरा बीज, मुस्कान का बीज, हाँ, यही सबसे बड़ी पहेली थी। बिंदु बाबा ने उन्हें एक बहुत पुराना नियम समझाया था। उन्होंने कहा, छोटू, ये बीज किसी जादुई खुशी से नहीं बनता। नहीं, ये बीज तभी अंकुरित होता है जब कोई इंसान सबसे बड़ी निराशा की घनी अंधेरी रात में भी खुशी की सबसे छोटी सी चिंगारी को चुन लेता है। तीनों दोस्त कई हफ्ते तक रीना लोक के उन इलाकों में भटकते रहे जहाँ कभी बहुत बड़े दुख और बड़े बड़े युद्ध हुए थे। छोटू सोचता था कि शायद ये बीज किसी ऐसे राजा के पास होगा जिसने अपना पूरा राज्य खो दिया हो, या फिर किसी ऐसे किसान के पास जिसका पूरा खेत सूखा दैत्य मूर्त ने छीन लिया हो। लेकिन उनकी सारी खोज बेकार गई। उन्हें जो भी खुशी मिली वो बहुत ही स्वाभाविक थी। वो निराशा से पैदा हुई खुशी नहीं थी। नीलू, जो निराशा से लगभग रोने ही लगी थी, उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता छोटू। दुख को इंसान भूल तो सकता है, पर उसे खुशी में बदलना, ये तो सिर्फ किताबों में ही होता है। छोटू उदास होकर उस सूखे कुएं के पास बैठा था। बिंदु बाबा, जो एक ओस की पत्ती पर आराम कर रहे थे, उन्होंने फुसफुसाया, तुम विशाल चीज़ों में बीज ढूंढ रहे हो मूर्ख, जबकि शुद्धतम भावनाएं तो हमेशा साधारण ही होती हैं। तुम अपनी सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा निराशा को याद क्यों नहीं करते? वह बीज तुम्हारे दिल के सबसे करीब अंकुरित हुआ होगा। छोटू के दिमाग में एक बिजली सी कौन थी? सबसे बड़ी निराशा। उसे अपनी पतंग याद आई, वो विशेष पतंग जिसे उसने बड़े प्यार से अपनी माँ के लिए बनाया था और जो ठीक इसी कुएं में गिर गई थी। उस रात वो बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो हार मान चुका था। लेकिन फिर वो तुरंत उस पल को याद करने लगा जब उसकी माँ आई थी। उन्होंने ना उसे डांटा, ना ही पतंग वापस लाने का कोई झूठा वादा किया। वो सिर्फ उसके पास बैठी और अपने चेहरे लाइक पर एक शांत, सच्ची मुस्कुराहट लाते हुए कहा था, ओह, मेरी पतंग तो उड़ गई। कोई बात नहीं मेरे छोटू, कल हम कागज़ नहीं, अपने हाथों से नई आशा की पतंग उड़ाएंगे। ये एक साधारण सा वाक्य था, पर छोटू को पता चला कि निराशा में भी खुशी को चुनने की ये भावना कितनी महान थी। ये प्रेम का चुनाव था। छोटू लगभग चीख पड़ा और जल्दी से बाहरी दुनिया के लिए रवाना हुआ। वो अपने घर पहुंचा। उसकी माँ रसोई में दाल धो रही थी और वहाँ माँ के पल्लू से बंधी चाबियों के गुच्छे के बीच छोटू ने वो बीज देखा। ये चमकदार, हल्का और लगभग अदृश्य था, पर ये एक अजीब सी गर्म रोशनी बिखेर रहा था। छोटू ने आंखें बंद करके उसे छू लिया। ये मुस्कान का बीज था। उसे एहसास हुआ कि रेना लोक का सारा जटिल और प्राचीन जादू भी उस साधारण मानवीय प्रेम और निस्वार्थ खुशी के सामने कुछ नहीं था जो उसकी माँ ने उसे पतंग होने पर दी थी। तीनों बीज अब पूरे हो चुके थे। हवा एक्चुअली स्वतंत्रता, मिट्टी निस्वार्थ प्रयास और मुस्कान शुद्ध प्रेम। छोटू तीनों बीजों को अपनी मुट्ठी में कसकर वापस रीना लोक की ओर भागा, अंतिम टक्कर के लिए तैयार। अध्याय 5, मूर्त से अंतिम टकराव और रैना लोक की वापसी। जीवन की बूंद।
वो तीनों, छोटू, नीलू और मोटू, आखिरकार जीवन की बूंद के केंद्र तक पहुंच ही गए। ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उन्होंने बिंदु बाबा के गीतों में सुना था। यहाँ जादुई हरियाली नहीं थी, बल्कि सिर्फ सूखी टूटी हुई धरती थी। उसके केंद्र में एक पुरानी फटी हुई चट्टान थी। उस चट्टान के ठीक बीच में एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें जीवन की बूंद या फिर जो कुछ भी उसका बचा हुआ हिस्सा था, वो बस एक मरता हुआ धुंधला मायूस पानी का धब्बा था। जैसे ही छोटू ने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए वो तीनों बीज बाहर निकाले, हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई। धूल और मायूसी से बना हुआ वो सूखा दैत्य मूर्त उनके सामने खड़ा था। वो कोई दहाड़ने वाला राक्षस नहीं था, वो एक अजीबो-गरीब सिकुड़ती हुई परछाई था, जो मजबूत इमारतों की नींवें और इंसानों की उपेक्षा की बदबू से लिपटा हुआ था। मामूली बच्चे, मूर्त की आवाज़ सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। तुम्हें लगता है कि ये 3 मामूली बीज मेरे हजारों सालों के प्रभुत्व को तोड़ देंगे? रैना लोक को नमी चाहिए, पर इंसान तो सिर्फ सूखा और लालच हिलाते हैं। मुझे ये बीज दे दो, मैं इन्हें स्थिरता दूंगा, क्योंकि बदलाव तो सिर्फ बर्बादी लाता है। मूर्त ने छोटू को एक सपना दिखाया। उसकी पतंग वापस, उसका गृह कार्य खत्म और हमेशा के लिए चिंता से आज़ाद जीवन। नीलू ने धीरे से बोला, छोटू सुनो मत, ये तो सिर्फ निराशा है। तुम्हें क्या पता मूर्त? छोटू ने अपनी आवाज़ में एक ऐसी मजबूती लाई जो उसके आम डर वाले स्वभाव से तो एकदम अलग थी। हाँ, हम इंसान गलतियाँ करते हैं, हम गंदगी लाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं भूलते। मोटू, जो बेचारा डर से कांप रहा था, उसने हिम्मत जोड़ा और छोटू के कंधे को ज़ोर से पकड़ लिया। छोटू ने अपनी मुट्ठी खोली। ये बीज सिर्फ आज़ादी, बिना मतलब का काम और सच्चा प्यार नहीं है, उसने बोला। ये तो वो बातें हैं जो हमारे जैसे आम लोग हर दिन करते हैं। यही वो जादू है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे मूर्त, क्योंकि तुम तो सिर्फ लेना जानते हो। फिर छोटू ने अपना पहला बीज, वायु बीज, जो आज़ादी का प्रतीक था, उस सूखी हुई बूंद में डाल दिया। फिर उसने दूसरा बीज, मिट्टी बीज, निस्वार्थ कार्य डाला। और बस अंत में मुस्कान बीज, सच्चे प्यार का बीज। जैसे ही तीसरे बीज ने बूंद को छुआ, वो धुंधला धब्बा आम बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। जीवन की वो बूंद अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस भर गई और एकदम चमकदार साफ सुथरी झील में बदल गई। रैना लोक की धरती ने एक लंबी, बहुत गहरी सांस ली और नमी का एक तेज़ झोंका उठा, जिससे हवा में, आपको पता है, ओस की मीठी खुशबू भर गई। मूर्त चिल्लाया और उसकी आवाज़ अब धूल की सरसर की आवाज़ में बदल गई थी। वो छोटा होता गया, सिकुड़ता गया। उसका जो ठोस और सूखेपन का रूप था, वो हवा में उड़ गया और आखिर में वो बस एक चुटकी राख बनकर बिल्कुल अदृश्य हो गया। छोटू, नीलू और मोटू उस ताजगी में पूरी तरह से डूब गए। बिंदु बाबा, जो अब कहीं ज़्यादा चमकीले ओस के कणों के रूप में दिखाई दे रहे थे, उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। अगले ही पल तीनों ने खुद को उसी सूखे कुएं के किनारे पाया जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था, सिवाय एक बात के। छोटू की खोई हुई पतंग कुएं के किनारे रखी थी और उसके बिल्कुल बीच में रैना लोक की याद दिलाने वाली एकदम चमकदार शुद्ध ओस की बूंद टिकी हुई थी। उन्होंने दुनिया को एक रहस्य बता दिया था, एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा लिया। रैना लोक की रक्षा किसी बड़े महान जादूगर ने नहीं की थी, बल्कि 3 मामूली दोस्तों की आम ईमानदारी ने की थी। और अब उनके गांव के कुएं में पानी फिर से भरने लगा था।